नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज परिवर्तन चौक पर नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें 128वीं जयंती है और इस अवसर पर सीएम योगी वहां पहुंचे थे और क्या कुछ सीएम योगी ने कहा है वो आपको सुनाते हैं। भारत माता के इस महान सपूत को जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। आप सुन रहे थे सीएम योगी ने क्या कुछ कहा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया पटरी से उतर चुके हैं और जिस तरीके से वो लगातार सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, वो आपको सुनाते हैं। बैठक के बाद प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा, उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे, कई ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण विस्तारीकरण, और सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, संत महात्माओं का हृदय से अभिनंदन आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश जी हरिद्वार गए, कहे अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारी? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। तो डिप्टी सीएम थे ब्रजेश पाठक के लगातार आपने सुना। और प्रयागराज में महाकुंभ में जो विकास कार्य किए जाएंगे, क्योंकि कल एक कैबिनेट बैठक हुई थी और उस बैठक महत्वपूर्ण फैसलों वहां पर पुल सड़क सभी चीजों का अच्छे से व्यवस्था होगी और तमाम विकास के कार्य प्रयागराज में भी किए जाएंगे। वही अखिलेश यादव पर जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा वो आपने सुनाई। आपको बता दें कि प्रयागराज में लगातार जो आस्था का सैलाब और जो जन सैलाब वहां पर उमड़ रहा है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए करीब 9 करोड़ 73 लाख लोग, करीब 10 करोड़ लोग वहां पहुंच चुके हैं और वो वहां पर पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें इस पवित्र संगम में न सिर्फ जो श्रद्धालु हैं, साधु संत है, वो डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि योगी सरकार के सभी मंत्री, योगी सरकार के वहां पर कल उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के बाद डुबकी लगाई। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से सीएम योगी और उनकी पूरी टीम ने वहां पर संगम में डुबकी लगाई। देखिए तस्वीर बहुत कुछ बयां भी करती है। जो लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में जाति धर्म को लेकर के बातचीत करते हैं, इस तस्वीर को एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी जाति के वर्ग के लोग इस संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और जो ये तमाम भ्रमित करने वाले लोग हैं
बार बार आईबीसी और सभी हम अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है और हमारे देश का उद्देश्य है कि जाति धर्म से अलग रहे। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि एक इस तस्वीर में सब कुछ है, सभी जाति के लोग वहां पर एकत्रित हैं और एकत्रित होकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आस्था का ये पर्व है, एकता समानता का पर्व है। और ये साधु सन्यासी जो हमारी एकता है, जिसे कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत पूरे देश को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये तस्वीर ये बताती है कि हमारे देश में एकता और समानता है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां के जो सभी मंत्री हैं वो एक साथ अपने मुख्यमंत्री के साथ डुबकी लगा रहे हैं। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ कानपुर से अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड कानपुर में एक जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है और साफ तौर पर कर दिया है कि 26 जनवरी के बाद में नो हेलमेट नो पेट्रोल जो है जारी हो जाएगा। कानपुर में भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आए, जिसको लेकर के सभी जनपदों से ये अपील की गई है कि जितने भी जनपद के जिलाधिकारी हैं वो अपने यहाँ पर सख्ती से इस आदेश का पालन करवाएं। जिस पर कल एक आदेश जारी हुआ था। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर आदेश जारी किया है कि 26 जनवरी से जो भी व्यक्ति पेट्रोल लेने जाएगा, वो दोनों व्यक्ति जो आगे बैठा हुआ जो चालक है, जो परिचालक, दोनों व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हेलमेट लगाए होंगे, तभी उनको पेट्रोल दिया जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 2024 में लगभग 600 मौतें जनपद में हुई थी, तो कहीं ना कहीं प्रतिदिन लगभग 2 मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं इस जनपद में था, तो उसको कम किया जाए। इसको लेकर के अगर हम लोग आईएसआई वाला हेलमेट पहनेंगे और सुरक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है इससे होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये भी कहना था कि जो युवा वर्ग है वही इन दुर्घटनाओं में ज्यादातर उनकी मौत होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो है देश को भी क्षति होती है और उनके जो माँ बाप है उनको भी कहीं ना कहीं क्षति होती है। तो एक 26 जनवरी से कानपुर में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिल्कुल अवनीश, डीएम साहब की एक अच्छी पहल है और जिस तरीके से वो इस पहल को लेकर के उत्सुक और एक्टिव नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक्सीडेंट के मामले उसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के जो अभियान है वो कई बार चलाए जाते हैं और इस तरीके की एक्टिवनेस कई बार दिखाई जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे ये इनकी जो रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है और फिर एक बार होता है कि पूरा पूरा मामला खत्म हो जाता है। क्या इस बार भी जो डीएम ने फैसला लिया है, ये लगातार, ये कंटिन्यूअस वे में इस पर नजर बनाई जाएगी या इस तरीके की जो एक्टिविटीज है इसको परमानेंट किया जाएगा? क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा अवनीश की इस तरीके के फैसले जरूर लिए जाते हैं, इस तरह की पहल जरूर की जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं फिर लोग भूल जाते हैं, फिर बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल देना शुरू कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल जो है इसी उस पे जो है जिलाधिकारी ने 2 लोग जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनसे भी अपील की और जो लोग पेट्रोल लेने जा रहे हैं उनसे भी अपनी साफ तौर पे अपील की है कि पेट्रोल पंप मालिक जो है उनसे कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि जो भी पेट्रोल लेने आ रहा है वहां पर पेट्रोल उनको ना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जितने भी घर वाले जो भी हम आम लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो है ये अपील की है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और घर में जो अभिभावक है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ये सुनिश्चित करें कि उनका घर से अगर बेटा या कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो हेलमेट पहन करके जाए, जिससे वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो वादे किए जाते हैं कि हेलमेट नहीं पहनने का कोई भी नियम लागू किया जाता है तो कुछ दिन ही लागू रहता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि उन नियमों का पालन करें और जो है जो प्रशासन है उसका उसमें सहयोग करें। बिल्कुल अवनीश, एक चीज और भी है, चलिए नो पेट्रोल नो हेलमेट नो फ्यूल बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से अभिभावकों में आजकल गाड़ियों को लेकर क्रेज है, आप देख रहे होंगे कि कई नवयुवक या कहते हैं नाबालिग बच्चे भी अब गाड़ियों से तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर के किस तरीके की क्या कोई व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि देखिए अभिभावक से बच्चे डरते नहीं है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिना घर में अपने माँ बाप को बताया ही गाड़ी की चाबी निकालते हैं और लेके निकल जाते हैं। तो क्या स्कूल में लेकर के इस तरीके के लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी? क्या किसी तरीके का कोई अभियान स्कूलों के लिए भी, ऐसे जो नाबालिग बच्चे हैं जो सड़कों पर गाड़ी फर्राटा भरते हैं, इनको लेकर के भी कुछ किया गया है? देखिए, इस तरीके के अभियान लगातार चलते रहते हैं, स्कूलों में भी इस तरीके के अभियान लगातार चलते रहते हैं कि कई स्कूलों को जितना मैंने अभी तक देखा है, कई स्कूलों में इस तरीके का साफ साफ आदेश है कि जो उनके अंदर स्टैंड बने होते हैं, वहाँ पर अगर मोटरसाइकिल से कोई भी स्कूल का बच्चा आता है, तो उसको एंट्री नहीं दी जाती है। आज जो आस-पास जो भी मोटरसाइकिल खड़े करके बच्चे स्कूल में चले आते हैं, तो स्कूल प्रशासन फिलहाल उनको नहीं देख पाता है, लेकिन लगातार स्कूल प्रशासन की ओर से इस तरीके की अवेयरनेस ज़रूर फैलाई जाती है कि जो भी बच्चे हैं, जो अभिभावक है, उनसे भी बोला जाता है। लेकिन खंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है कि उनका बच्चा अगर घर से निकल रहा है तो वो
क्योंकि बाइक देने वाले हम ही हैं, बाइक ला करके हम ही देते हैं। तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी हमारे अभिभावकों की बनती है कि वो लोग इस पर जरूर ध्यान दें कि हमारा जो बच्चा है स्कूल अगर जा रहा है तो या तो साइकिल से जाए, जो या तो जो सवारियां चलती हैं उनसे जाए। मोटरसाइकिल, क्योंकि आप जान रहे हैं आजकल काफी बड़ी सीसी की गाड़ियां आ रही हैं, काफी तेज भागती हैं कहीं ना कहीं, और स्टंट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो नवयुवक हैं उसमें स्टंट करते हैं, और जिसके चलते उनकी कहीं ना कहीं उनको जान भी खोना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है कि वो देखें कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना हेलमेट के ना चल पाए। फिलहाल जो है कुछ लोगों से अपील भी जिलाधिकारी ने की, हमारे पास में वो बाइट भी है, अगर हम चाहें तो बाइट भी सुना सकते हैं। बिल्कुल कैसे अवनीश, क्रियान्वयन लेकिन करने यही है कि जैसे ही आप लोग अवगत होंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और वाहनों की संख्या की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि गत वर्ष 2024 में अकेले लगभग 600 लोगों की मृत्यु जनपद में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई। इस तरह से देखें कि प्रत्येक दिन कम से कम 2 लोग के आसपास, पौने 2 लोग की डेथ सिर्फ सड़क दुर्घटना में हो गई है। इसमें हजारों लोग शामिल नहीं जो सड़क दुर्घटना में जिन्होंने कोई अंग खोया होगा, अन्य कोई पीड़ा हुई होगी, उनका इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी, उनका जीवन पंगु हुआ होगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये चाहा गया है कि इस वर्ष में 2025 में सभी जनपद जो भी सड़क दुर्घटनाएं पिछले वर्ष थी उससे आधी रह जानी चाहिए, और उसके साथ में जो मृत्यु का जो प्रतिशत है वो भी 50% कम से कम घटे, ताकि हमारा जो बहुमूल्य जीवन है वो बच सके। ये भी महत्वपूर्ण है कि सड़क दुर्घटना में मरने वाली संख्या आमतौर पर युवाओं की ज्यादा होती है, और ये सब समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आर्थिक सिस्टम के लिए बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। तो उसी क्रम में नो हेलमेट नो फ्यूल की पॉलिसी भी एक शासन से परिणामित उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है, क्योंकि इसमें नोएडा में पूर्व में एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। इसी क्रम में मेरे द्वारा सभी पेट्रोल बिल्कुल अवनीश, डीएम साहब का स्पष्ट कहना है कि आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस तरीके से ना सिर्फ लोगों की क्षति होती है बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप भर्ती होते हैं तो अच्छा खासा बिल भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन सही बात है, कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही जो है अभिभावकों की अभी, और जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है रोड एक्सीडेंट्स की और लोगों की जान चली जाती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो आती भी है सामने वो यही आती है कि हेलमेट्स। लेकिन एक सवाल ये भी है अवनीश, क्योंकि देखिए आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आईएसआई मार्क के हेलमेट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है अवनीश की आमतौर पर कि जो हेलमेट्स होते हैं लोकल दुकानों पर या सड़क पर फुटपाथ पर ही लोग बेच रहे होते हैं और ले लेते हैं बिना आईएसआई मार्क के। तो क्या इनको लेकर के भी डीएम या फिर जिले के जो जिला प्रशासन उनको कोई कोई कदम उठाएगा, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, बिल्कुल नो हेलमेट नो पेट्रोल पे जो उन्होंने आगे एक और जो बात कही थी, वो साफ तौर पर ये भी उन्होंने कहा है कि जितने भी पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो सुनिश्चित करें कि वहां पर अगर कोई पेट्रोल लेने आया है और हेलमेट नहीं पहने हैं तो वो अपने यहाँ पर हेलमेट को रखें, और आईएसआई वाला हेलमेट रख करके और वो उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं वो भी करें। तो जो मुझे लगता है कि पेट्रोल पंप पर जो हेलमेट रखे जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि वो आईएसआई मार्क के होंगे। जो हाँ, जो रास्तों में हेलमेट मिलते हैं, जो रास्ते पे जो हेलमेट बेचते हैं और रुपए बचाने के चक्कर में लोकल हेलमेट बेच देते हैं लोग, तो हम आईबीसी की तरफ से भी एक अपील करते हैं कि जो हेलमेट लेने वाले लोग हैं वो बचत ना देखें, अपने शरीर की सुरक्षा को देखते हुए आईएसआई मार्क का हेलमेट लें। थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन हम उससे अपनी जिंदगी को जरूर बचा सकते हैं। खंड बिल्कुल अवनीश, बहुत बड़ी बात आपने कही कि प्राथमिकता पैसे को नहीं, अपने शरीर को दीजिए, अपनी सुरक्षा को दीजिए और आईएसआई मार्क का ही हेलमेट लीजिए। पेट्रोल आपको तभी मिलेगा लगभग लगभग पूरे प्रदेश में आप जब हेलमेट पहन करके पेट्रोल पंप पे जाएंगे, तभी आप वहां पे फ्यूल ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए चंद, बात करें तो खबर एक दूसरी थी, लेकिन उसको थोड़ा किसी रीजन से एक मीटिंग की वजह से ड्रॉप करना पड़ा। तो दूसरा ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने। अगर बात करें तो आरआरसी सेंटर, जो आरआरसी सेंटर होता है इसमें व्यक्तिगत एक प्रधानमंत्री और अगर बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से योजना चलाई गई थी, जिसके तहत कूड़ा घर बनाया गया था जहाँ पे आप कूड़े को दब करके एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में हम उसको डेवलप कर सकते थे। इंद्रवीर, एक खबर और भी आ रही है रायबरेली से, एक गैंगरेप वाली जो खबर है जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, एक युवक, उसके बारे में उस पे जरा अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को।
अगर देखिए जो गैंगरेप की बात कर रहे हैं, ये गैंगरेप थाना मिल एरिया केस का गैंगरेप है। और इस गैंगरेप में टोटल 10 से 12 लोगों का गैंगरेप में नामजद कराया गया था। और ये कंटिन्यू 3-4 दिन पहले आईजीसी ने ब्रेक भी करी थी और कंटिन्यू इस पे जो है बात करके सीओ क्षेत्राधिकारी जो अमित सिंह है उनको लेकर के थे। इसमें अब तक टोटल 5 लोगों को, महिला जो रहने वाली थी वो गौरीगंज पड़ता है यहाँ पे, वहां की रहने वाली महिला थी। और अगर बात करें तो महिला अब यहाँ पे जो रतापुर चौराहा पड़ता है रैली के पास थाना मिल एरिया के करीब में, वहां भी ये महिला आई थी। और अगर बात करें तो सूत्रों की, तो सूत्रों ने बताया कि ये महिला जो आई थी अपनी मर्जी से कुछ लोगों के साथ गई थी, लेकिन जहाँ पे ये घटना हुई, गैंगरेप हुई, है थाना अमेठी फुर्सतगंज थाना पड़ता है, अमेठी क्षेत्र में आता है। और इस पूरे मामले पे जीरो टॉलरेंस के तहत जब महिला पहली बार महिला ने एप्लीकेशन दिया, वो आईडीसी के पास एप्लीकेशन दिया थाना फुर्सतगंज के नाम से दिया गया। मैं फिर कहूंगा थाना फुर्सतगंज के नाम दिया गया। और थाना फुर्सतगंज ने 3 से 4 बार उस महिला को, जैसा महिला का कहना है और सूत्रों का कहना है कि वहां से उनको जीरो टॉलरेंस के तहत एफआईआर नहीं दर्ज किया गया और उनको वहां से हटाया गया कि आप वहां जाइए, थाना मिल एरिया जहाँ से आप आई थी वहां पे, और वहां एफआईआर लिखवाइए। वहां एफआईआर नहीं लिखी गई और जब महिला ने कोई 3-4 दिन तक कोई तहरीर नहीं दी। उसके बाद जब पुलिस महकमे को ये पूरी घटना का जानकारी हुई, तो पुलिस महकमे ने जीरो टॉलरेंस के तहत यहाँ पे मुकदमा लिखा। और अज्ञात 12 तब भी महिला ने नाम जब कोई जो है तहरीर नहीं दी थी। इंद्रवीर इंद्रवीर इस पे क्या एक बात निकल करके आ रही थी कि पहले जो तहरीर नहीं मिली थी पुलिस को, आप बता भी रहे थे, अपडेट आप लगातार देते रहे, तो इस पर पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है, जो जांच की है, उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया? क्योंकि स्टार्टिंग में भी आपने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महिला रजामंदी से गई थी, और क्या इस पूरे मामले में क्या कुछ दूसरा मामला निकल के आ रहा है कि या फिर जो ये जो पूरी घटना है जो महिला उत्पीड़न को लेकर के उसने दर्ज कराई थी, इसमें पुलिस क्या कुछ कहना है? पुलिस की तरफ पुलिस का बयान क्या है इस पर? देखिए ऐसा, इसमें पुलिस का बयान ये है कि जो मामला अज्ञात में 12 लोगों के खिलाफ, क्षेत्राधिकारी का कहना है, ये 12 लोगों के खिलाफ जिसमें जो मुकदमा तहरीर अज्ञात के लोगों के खिलाफ मिली, महिला की दी। और उसके बाद पुलिस आनंद फानन एक्शन मोड में नजर आई। और उसमें से अब तक अगर बात करें तो 2 लोगों को 3 दिन पहले इसमें जेल भेजा जा चुका और 2 दिन पहले 2 लोगों को और जेल भेजा गया। और अगर बात करें कल, तो कल 1 लोग, टोटल इसमें 5 लोगों को अब तक पुलिस ने हिरासत में लेकर के जेल भेजा और कड़ी पूछताछ जारी अभी भी। इसमें जो और भी कुछ नाम अभी निकल के आ रहे हैं, जैसे 10 से 12 लोगों का टोटल नाम इसमें ज्ञात है। बात करें पुलिस की, तो पुलिस कंटिन्यू दबिश पे दबिश दे रही है। अगर क्षेत्राधिकारी और पुलिस महकमे से बात की गई, एडिशनल से जब बात की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कल लोकल इस मामले को लेकर उसमें भी एडिशनल एसपी संजय कुमार से बात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि इस मामले को कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या जितने लोगों ने या गैंगरेप में जिनके लोगों के नाम आ रहे हैं, उनको सबको जो है जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। जी बस। बिल्कुल इंद्रवीर, एक पॉलिटिकल खबर भी आपसे जानना चाहेंगे इंद्रवीर, क्योंकि रायबरेली संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में एक बात निकल करके सामने आ रही थी कुछ दिन पहले कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों संगम में डुबकी लगाने जा सकते हैं। क्या अभी तक कोई ऐसी जानकारी, कोई खास इनपुट मिल पाया इस खबर पर? देखिए अगर आईबीसी के सूत्रों ने और भी जो हमारे व्यक्तिगत अपने सूत्र है, हम लोगों ने पता किया, लेकिन अभी तक ऐसी फिलहाल कोई जो है कहीं से सुगबुगाहट नहीं है, कहीं से कोई किसी तरीके सुराग की कोई वो नहीं है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगे सम्मेलन या नहीं जाएंगे, किसी तरीके की कोई चर्चा या कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो आईबीसी इसका प्रथम उसके साथ दृष्टिकोण के साथ आपको दिखाएगा और ब्रेक भी करेगा। जी बिल्कुल इंद्रवीर, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो दोनों लोग वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में चर्चा जरूर हुई थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग वहां जा सकते हैं और संगम में डुबकी लगा सकते हैं। फिलहाल अभी तक जैसा कि आपने अपडेट दिया है कि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। आर सेंटर है जो करैनी और ये अपना जो है पड़ता है ये गाँव, यहाँ का पूरा मामला है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सगरा मजरे ग्राम पंचायत का मामला है। यहाँ पे पूरा घर पूरा पूरे मामला दर्ज किया गया है। इसमें पूरा घर ना होकर के मुर्गी पालन खोला गया है सरकारी आरआरसी सेंटर में। कहाँ तक हद है, कहाँ की बात तक सही है? डीपीआरओ की जब आईबीसी संवाददाता थे, इस पे डीपीआरओ से बात हुई तो डीपीआरओ ने कहा कि हाँ मामला पंजाब में है, इसकी हम जांच कराएंगे। तो कहाँ तक ये सही है, इसका वीडियो भी हमारे पास
हम चाहेंगे कि वो वीडियो अगर है तो प्लीज दिखाया जाए कि ये आर ये आरसी सेंटर है। ये देखिए हर एक खानों में मुर्गा भरा हुआ। ये है आरसी सेंटर। तस्वीर तो बहुत कुछ बयां कर रही है इंद्रवीर। मुर्गा पालन सेंटर है, आरसी सेंटर है, ये तो बहुत कुछ बयां कर रही है। कहते हैं एक तस्वीर को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ बयां कर देती है वो। तो तस्वीर तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुर्गा पालन सेंटर चल रहा है। अगर वही तो कि सरकार की योजनाओं का लोग, और अगर बात करें तो आउटर पे जो ऐसे सेंटर या ऐसी जो योजनाएं बनाई गई है, क्या उससे डीपीआरओ महोदय या सीडीओ महोदय अगर बात करें तो और भी जो उनके आला अधिकारी आते हैं ग्राम पंचायत विकास के या विकास भवन के, क्या वो अपनी जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर निरंतर जो है सिर्फ हवाला देते नजर आते हैं फोन पे या किसी और चीज पे, मीडिया में उनकी वाहवाही लूटती हो तो ऐसी जगह तो नजर आते हैं। लेकिन क्या जो चीजें जो सरकार की योजना चला जा रही है उन पर निरंतर हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं। एक बार एक योजना आई, उससे 10 दिन 15 दिन या काम हो गया, उसके बाद वो ठप हो जाता है। असल अब मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी भी जिले में जो योजना सरकार लॉन्च करती है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उस योजना का वो अधिकारी बहुत ज्यादा 10 से 15 दिन पालन करते हैं, करवाते हैं अपने जूनियर से। उसके बाद सबको मिट्टी डाल दी जाती है और धूल खाती फाइल उनके अलमारी में नजर आती है। कई निरीक्षण कहीं किसी चीज का कोई भी चीज नहीं आता और नजरअंदाज किया जाता है। और इस पर सबसे बड़ा अधिकारी जो जिले में बैठा होता है वो कहीं ना कहीं उसका उस काम में संलिप्तता अगर उसकी देखी जाए तो उसके ऊपर क्यों, क्योंकि वो अपने टेबल से निकलना पड़ता है। अगर सर्दी है तो हीटर का मुझे लेने से आपको चना मूंगफली नमकीन और चाय की चुस्की लेनी है, अगर उसकी बात करें तो गर्मियों में तो उनको एसी से निकलना नहीं है। तो ये पैमाने पर कहाँ तक महाराज योगी आदित्य सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो कहाँ तक किन किन चीजों को देख पाएंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब तक बड़े पैमाने पर जो आला अधिकारी बैठे हैं उनके ऊपर बैग नहीं गिरेगी, तब तक ये नीचे वाले सुधरेंगे नहीं है सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं इंद्रवीर कि जिस तरीके से ये जो मनमानी करते रहते हैं जो नीचे के अधिकारी हैं, अगर टीम का लीडर चाह भी ले तो भी कुछ वो बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जो नीचे वाले अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो व्यवस्था जो है वो सुधर नहीं पाएगी। धूल फाके की फाइलें 10-15 दिन तक आप पालन कराते हुए, इससे पहले भी हमने से बात हो रही थी कि जो आला अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, वो चीजों को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी उसको उस पर बताइए इंद्रवीर, बताइए। क्रिकेट मैच लेंगे, इंग्लैंड जनक है जिसने पैदा किया फंड, क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड आप देख सकते हैं। बहुत कुछ बताने के लिए मेरा कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल देने का मतलब इतना है, जिसने इनको पैदा किया अगर उस टीम का कैप्टन ही हो जाए। बिल्कुल इंद्रवीर, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों पर चाबुक और हंटर जरूर चलना चाहिए। जो इस तरीके के लापरवाह बेपरवाह अधिकारी और कर्मचारी जो भी लोग भी हैं जिनके संरक्षण में इस तरीके कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक मैसेज आता है। और अगर कार्रवाई होगी तो शायद जो दूसरे कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श जी अखन जी, हम बताना चाहेंगे हमारे पीछे आप देख सकते हैं ट्रक पार्किंग का ये बोर्ड लगा हुआ है ये, और यहाँ पर प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। और अभी हम आपको वो लोकेशन भी दिखाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पीछे देखिए, ये नो एंट्री का बोर्ड जो लगा, और नो एंट्री होने के बावजूद यहाँ पर जो ट्रक हैं शहर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी हमको अभी तक नहीं दिखाई दिया जो इन ट्रक को रोक के। लेकिन हाँ,
यहाँ जो नो एंट्री की जगह जो बनाई गई वहां पर 5-6 ट्रक जरूर खड़े हैं, गल्ला के भरे हुए, और बाकी जितने भी ट्रक हैं वो सब निकल, हम वो ट्रक भी दिखलाना चाहेंगे नो एंट्री को लेकर। ये जो पीछे हमारे आप देख सकते हैं, ये ट्रक जो खड़े हुए हैं, ये नो एंट्री में कुछ ट्रक खड़े हैं, और जो गन्ने के भारी ट्रक हैं वो सब यहाँ से होकर शहर के अंदर घुसते हैं, जबकि शहर के अंदर 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक नो एंट्री लगी रहती है। उसके बावजूद भी शहर यहाँ सांझी रोड निकलते हैं, तब शहर में प्रवेश करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। ये तो इसको लेकर के जिम्मेदार जो है क्या, उनका क्या कहना है? अभी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे, लेकिन ये जो ट्रक निकल देखेंगे, और हमारे पीछे ट्रक आ रहा है नो एंट्री में ही आ रहा है, और अभी इधर से ही गुजरेगा, लेकिन यहाँ एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं है जो उसको रोक सके या इस नो एंट्री में ट्रक को खड़ा करवा सके। तो ये सीधे जाएगा और वहां पर शहर के अंदर, और वहां पर जाके सीधे लखनऊ रोड या और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। खतरा हो सकता है, इसलिए नो एंट्री की जाती है कि नो एंट्री के समय इस तरीके के जो वाहन है, भारी जो वाहन है वो ना गुजरे। लेकिन जो जिम्मेदार है, क्या लापरवाह बेपरवाह बने हुए, उनको ये सब चीजें नजर नहीं आती क्या? हर चीज खबर जो हमारे पत्रकार साथी वही दिखाएंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि क्या हमारे जो जिले में क्या कुछ कमियां हैं, कहाँ पे क्या सुधार करने की जरूरत है। क्या उनके नजर में सब चीजें दिखाई देती? क्या उनके पास लोगों की कमी हो गई है क्या, कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है? अगर जी हम उस एंट्री के पास भी जाएंगे, अगर रेंज हमारी पकड़ रहे हैं तो हम दिखलाएंगे मेन रोड पर, देखिए हम चल रहे हैं, और ये देखिए आदर्श आराम से चलिए रोड पर, साहब आदर्श आराम से चलिए, जरूर आप आगे की तरफ आइए, क्योंकि रोड पर ये भारी वाहन जा रहे हैं, और जिस तरीके से रोड पर आप जा रहे हैं, देखिए ये बहुत नहीं जी, देखिए ये ट्रक नो एंट्री में ये ट्रक खड़े हुए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ ये नो एंट्री बनाई गई है, यहाँ पर जो केवल 4-5 ट्रक खड़े हैं, और बाकी जितने भी नो एंट्री में ट्रक आते हैं वो सब ट्रक शहर में होते हुए निकल जाते हैं। जी अखंड, कहाँ के लिए नो एंट्री बनाई है भाई? जब शहर में गुजारना ही है, शहर से होकर के गुजारना है, और नो एंट्री का कोई मतलब नहीं तो मत करिए नो एंट्री। साफ तौर से नो एंट्री का मतलब ही नहीं है ना, अगर आप उसको सही समय पर या सुचारू रूप से ढंग से उसको रोड पर उतार ही नहीं पा रहे, उस रोड मैप के तहत चल ही नहीं पा रहे, तो नो एंट्री का मतलब क्या है? जब लोगों को समस्या जस के तस बनी हुई है, इस तरीके से अवैध स्थल, पार्किंग स्थल बना दिया गया रोड पर ही, कोई दुर्घटना खड़ी हो जाएगी, और इस तरह ठंडे का मौसम चल रहा है, इस तरीके से कई बार ऐसी खबर सामने आती है कि जो ये वाहन खड़े होते हैं उनको वो कोहरे की वजह से दिखाई नहीं देते, और आकर के भिड़ंत होने कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे अगर नो एंट्री पॉइंट बनाया गया तो कुछ सोच समझ के बनाया गया ना, तो उसका सुचारू रूप से पालन क्यों नहीं करवाते अधिकारी? जी अधिकारी यहाँ पर जो है, जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, अगर कोई भी ट्रक निकलता है उनसे 100-200 रुपए की वसूली जरूर करते हैं, उनसे 10 रुपए लिए जेब में रखे और वो ट्रक पास कर दिया जाता है। ऐसे में कप्तान साहब जरा थोड़ा इस पर ध्यान भी रखें, और ये जो नो एंट्री बनाई गई है, यहाँ पर ट्रक खड़ा करके सीधे 9 बजे रात को अगर खोला जाए तो कहीं ना कहीं हादसा होते बच सकता है। जी अखंड, बिल्कुल इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है कम से कम उस पर कदम उठाने की जरूरत है। देखिए वसूली तो एक फैक्टर है कि वसूली आप करते रहते हो, इसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाएगी ना, कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, उसमें आप कैसे उसको रोकोगे? लगाम लगाने के लिए नो एंट्री बनाई जाती है कि किसी उस समय तक आप नो एंट्री जोन में मत आइए। अगर इस तरीके से वसूली करके अगर अवैध वसूली की जाएगी और लोगों की गाड़ियों को ऐसे आगे खुला शहर तरफ जाने दिया जाएगा तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अधिकारियों से बात कीजिएगा। आदर्श क्या कुछ कह रहा है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, देखिए अखंड, प्रतापगढ़ से खबरें सिर्फ महाकुंभ को लेकर के मैं बात करूंगा। जिस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस का, खासतौर पे यातायात के लोगों का जिस तरीके से ढीलंग रवैया और श्रद्धालुओं समेत, अगर मैं प्रतापगढ़ के लोकल के स्तरों की बात करूं तो उनसे भी बदतमीजी करना, तो ये कहीं ना कहीं नागवार उतर रहा है। क्योंकि आपको देखिए, आपने पहली बात तो जिस तरीके से प्रतापगढ़ में डोरियों के सहारे नो पार्किंग आपने बनाई है और उसके ऊपर 2x3 का नो पार्किंग का झंडा लगा देना, इस तरीके से मैं झंडा ही कहूंगा, क्योंकि अभी तक आपने उसमें कोई सुधार नहीं किया। एक सुधार किया, आईबीसी ने जब खबर चलाई तो उसमें डोरी के ऊपर उन्होंने रेड कलर की पट्टियां बांधी। आप ये बताइए, आपने ना उसमें अभी तक कोई रिफ्लेक्टर लगाया, ना आपने उसमें अभी तक 2x3 के से बड़ा आपने कोई नो पार्किंग। मैंने शुरू से कहा कि आप रामलीला ग्राउंड में आप पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन आपने रामलीला ग्राउंड में बहुत नाम भर का एक छोटा सा 4 बल्ली लगा के आपने पार्किंग बना दिया। हमने 2 जगह आपको ऑप्शन दिया,
ऑन कैमरा लाइव पे भी मैंने बोला और मैंने अधिकारियों से भी कहा, सर आप 2 जगह पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन यातायात प्रभारियों का इस तरीके से अगर कोई शख्स 10 सेकंड अगर वहां खड़ा हो जाता है और पुलिस सबसे बड़ा, क्योंकि प्रतापगढ़ पुलिसिंग जिस तरीके से चल रही है और खासतौर पे यातायात, वो सवालियों के निशान पे खड़े हो रहे। प्रतापगढ़ के जिला कप्तान सुबह 10 बजे बैठते हैं, 2 बजे उड़ जाते हैं, उनको अपने स्पोर्ट्स से ज्यादा प्रेम है, लेकिन जहां पोस्टिंग हुई है उनसे उनको प्रेम नहीं है, उनको स्पोर्ट्स से ज्यादा प्रेम है। और दूसरी बात, केवल फोटो खिंचवाई जाती है मीडिया सेल में डालने के लिए, ट्विटर में डालने के लिए और उच्च अधिकारियों को दिखाने के लिए गश्त किस तरीके से हो रही है। शाम को एडिशनल एसपी पहुंच जाएंगे चौक घंटा। ज्ञानेंद्र एक बात बताइएगा, फोटो खिंचवाई जाती है मीडिया सेल में डालने के लिए और अपनी छवि को चमकाने के लिए, यही होता है ना? तो यार एक काम करिए कि कम से कम आप जिले के बड़े अधिकारी और अद्भुत प्रयोग जो आपने किया है उसके साथ भी एक फोटो खिंचवा करके मीडिया सेल को दे दीजिए। उसके सामने खड़े हुए जो अद्भुत प्रयोग है आपका, अकल्पनीय प्रयोग जिसको कल्पना से परे है, उस प्रयोग की एक तस्वीर पहले खड़े हुई उस जगह पर और एक तस्वीर खिंचवाइए और तस्वीर खिंचवा करके दिखाइए कि प्रतापगढ़ में महाकुंभ के लिए जो हमारी तैयारी है उसके लिए जो हमने अद्भुत प्रयोग किया है, ये अद्भुत प्रयोग, ये जो नायाब तरीका हमने निकाला है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, इस अद्भुत प्रयोग का भी तो मीडिया सेल में देना चाहिए आपको। क्या आला अधिकारी हो आपके जिम्मे, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस तरीके के अद्भुत प्रयोग को नहीं दिखाना चाहिए चमकाने के लिए अपने बड़े अधिकारियों को। आपको सीएम सेल में भेज देनी चाहिए, सीएम मीडिया सेल में भेज देनी चाहिए कि मैंने प्रतापगढ़ के लिए एक अद्भुत प्रयोग किया है। इस अद्भुत प्रयोग से मैं दिखाऊंगा कि प्रतापगढ़ जो ट्रैफिक पुलिस है वो कितनी ज्यादा संजीदा है और ये इस अद्भुत प्रयोग के लिए हमको एक ऐसा इनाम मिलना चाहिए, हमें नेशनल पुरस्कार मिलना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि राजकीय पुरस्कार मिले, हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, तो राजकीय से बड़ा पुरस्कार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए ना। ये तस्वीर में डालो। अखंड, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू में ही बोला था, जब से मैंने महाकुंभ को लेकर बोला है और यहाँ तक कि डीजीपी, आईजी, एडीजी सारे अधिकारी इतने खासतौर पे अलर्ट है और राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी तौर पे कई बार मीटिंग कर चुके हैं। देखिए कई बार बजट पेश हुए, क्या इनको बजट नहीं आया होगा? मैंने क्या कहा कि आपको प्रतापगढ़ पुलिस को राजकीय सम्मान दिया जाए कि राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, अभी तक ये क्लियर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का रवैया चल रहा, इससे पहले देखा भी होगा आपने कि प्रतापगढ़ के डीएम ने आनंद फानन में 7 से 8 किलोमीटर का सड़क, आनंद फानन में 4 तारीख को इन्होंने टेंडर करवाया, 5 तारीख को अप्रूवल हुआ, उसके बाद आनंद फानन में रोड। मैं एक चीज आपको बता दूं, क्या प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में इतना बजट नहीं आया होगा कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के एक आप होर्डिंग नहीं टांग सकते? अभी तक आपने एक बाईपास को मैंने आपको दिखाया, बाईपास गूगल मैप पे नहीं दिख रहा, ऐसा बजट नहीं होगा। मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं, मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक प्राइवेट जगह है ये, क्या इसके लिए भी आपको बजट नहीं होगा? रोड पे लगाने के लिए, जिसको ट्रैफिक रोड पॉइंट बोला जाता है, मुझे इसका नाम नहीं पता था, एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, लेकिन शहर में कहीं भी अभी तक ऐसा रिफ्लेक्टर इन्होंने रखा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप दूरियों के सहारे नो पार्किंग आप बना रहे हो। अरे भाई, 2 बाई 3 ज्ञानेंद्र आपको बता दें, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के लिए तो नया तरीका निकालना पड़ेगा ना। वो थोड़ी ना रोड रिफ्लेक्टर और इस तरीके के जो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उससे को यूज करेंगे। वो नया तरीका निकालेंगे, एक ऐसी खोज करके लाएंगे जिसके बाद जब वो तस्वीरें चलेंगी तो उसको भी मीडिया सेल में दिखाएंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि आप बोल रहे हैं कि आईबीसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, यूपी में कुछ नहीं होगा। आप जिले के एक आप जिम्मेदार अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, और आप बोलते हो ऑफ द कैमरा कि आईबीसी कुछ नहीं कर पाएगा, एमपी छत्तीसगढ़ का चैनल है। गलतफहमी मत रहिएगा महाराज, आप इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि आईबीसी जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ का चैनल है। आईबीसी चैनल है और हम सभी पत्रकार साथी और आईबीसी आपकी जिम्मेदारी के साथ कहता है, एहसास करा देगा आपको कि जिम्मेदारी होती क्या है। और जो ये अद्भुत प्रयोग कर रहे हो आप, और आप उसके बाद इस तरीके से पीछे पर्दे पर कह रहे हो कि आईबीसी कुछ नहीं कर पाएगा। आईबीसी हमारे काम प्रमुखता के साथ खबर दिखाना है। आपके इस अद्भुत प्रयोग के लिए ना जाने कितने सारे लोग जो हमारे श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा है आपको? आपको हम वहां करके बताएं और आप वहां पे बैठ करके कुछ लोगों से आप चर्चा करते हो कि आईबीसी का एमपी और छत्तीसगढ़ का चैनल है। एमपी छत्तीसगढ़ में बांटोगे चैनल को, खबरों को आप खबरों को एक दायरे में बांटने का काम करोगे। आप ये बताओगे हम
पत्रकार साथियों को और चैनल को आप बताने का काम करोगे कि वो किस जगह किस क्षेत्र का काम कर रहा है। वो आपने कहीं किस विचारधारा में लिखा, कहाँ एबीसी लिखा है? एमपी छत्तीसगढ़ का चैनल है भाई। मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर अगली बार आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आप ये समझिएगा, क्योंकि आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं हम खबर दिखाने का काम करेंगे, प्रमुखता के साथ खबर दिखाएंगे और स्पष्ट आपको कह रहे हैं खबर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे और ज्ञानेंद्र दृढ़ता के साथ खबर दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको बोलिए गलत, लेकिन गलत क्या है? सारी चीजें वो सही बता रहे हैं और आप उसके बाद जब आप बात करते हो तो लोगों से कहते हो एमपी छत्तीसगढ़ का चैनल है। यही आपको अधिकार दिया क्या? आईएएस आईपीएस आप बनते हो तो क्या क्षेत्र डिसाइड होता है क्या? कि आप प्रतापगढ़ में आगे प्रतापगढ़ में ही रहोगे कि पूरे देश के लिए आपकी सेवाएं होती है? आप मीडिया को बिल्कुल मत समझाइएगा, उसका दायरा मत तय कीजिएगा, इतने एकदम क्लियर समझिएगा। ये अधिकारी महोदय आपसे अधिकार क्षेत्र में है, इसका मतलब बिल्कुल गलत मत लीजिएगा आप कि आपने अधिकार क्षेत्र हमारा दायरा बढ़ा दोगे। हमारा दायरा बनाने की तय आपकी हैसियत है, दायरा बनाएंगे आप? प्रतापगढ़ बता रहे हो कि आईबीसी और आईबीसी एमपी छत्तीसगढ़ का है। आप एकदम स्पष्ट कीजिए, जो काम करने के लिए आए आईएएस आईपीएस कैसे बनते हो आपको इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्या आप किसी प्रतापगढ़ किसी जिले में पोस्टिंग पाते हो तो क्या आपका दायरा होता है कि बस उस दायरे तक रह जाओगे? क्या है यार, आप लोग कैसे अधिकारी बनते हो? मुझे समझ में नहीं आता। इन अधिकारियों के अब अधिकारियों के लिए शब्द कहना भी अपने आप में गलत हो जाएगा। क्या नहीं, इनसे पूछिएगा, ये जो अद्भुत नायाब तरीका निकाला इन्होंने महाकुंभ के बाद, ये सब चीजें इनको सब कुछ नजर आएंगी। ये नजरें जो टीवी है ना, हम लोग खबरें दिखाते हैं, हमारा काम खबरें दिखाना, और हमें अगर 1% लगेगा कि किसी भी जनता को कोई परेशानी आ रही है, हम उसको प्रमुखता के साथ दिखाएंगे। आपके अद्भुत प्रयोग के लिए हम यहाँ नहीं बैठे कि आप अद्भुत प्रयोग कीजिए, रस्सियों के सहारे डोरियों के सहारे आप लोग पार्किंग करिए। कहाँ गए रिफ्लेक्टर आपके? अव्यवस्था इस तरीके की व्यवस्था फैला के रखोगे अधिकारी हो? बिल्कुल अखंड, देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ पुलिस खुद प्रचार नहीं कर रही है नेताओं को लेकर। मेरे पास प्रूफ है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं के साथ में प्रतापगढ़ पुलिस के यातायात प्रभारी लोग, सिपाही लोग फूल दे रहे। सोचिए, आप खुद नहीं जमीन पर उतर पा रहे हैं तो आप जो है क्या कहते हैं कि नेताओं का अरे किसी की भी धमकी से नहीं डरेंगे, समझ गए? कोई भी नेता होगा उसकी धमकी से नहीं डरेंगे, किसी भी पार्टी का हो। और क्लियर कट बता दे, सूबे के मुख्यमंत्री किसी को धमकी दिलवाने के लिए नहीं आ रहे, वो अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से धमकी दिलवाएंगे तो क्या डर जाएंगे? क्या ज्ञानेंद्र, डर जाएंगे क्या एबीसी के सहयोगी? डर जाएंगे हम लोग? अरे अधिकारी हो, ठीक है, आपका अपना अधिकार है, डरने के चक्कर में ना रहना बिल्कुल। बिल्कुल देखिए अखंड, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने ऑफ द कैमरा इन्होंने कहा कि आईबीसी 24 एमपी और छत्तीसगढ़ का चैनल है और इनके दिखाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो ये देखिए, ये पब्लिकली बोलना और अधिकारियों कर्मचारी बोलना सबसे बड़ा। आप एक अच्छे पोस्ट को आप एक अच्छे अधिकारी हो, जिस तरीके से आप एक चैनल को और एक पत्रकार को ये बोल रहे हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। खासतौर मैंने शुरू से कहा, मैं 22 दिसंबर से लगातार ये कह रहा हूँ, यातायात लोगों ने जिस तरीके से छवि खराब करने एक अंदाजा लगाया जा रहा है। सोचिए कि छवि ज्ञानेंद्र, इन अधिकारियों को इस चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं है। छवि ना सिर्फ आप छवि धूमिल करते हो, आपको समझ में आता है कि आप प्रतापगढ़ के अधिकारी होने के नाते धूमिल करते हो। इसका पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि जब आप टीम हारती है तो उसके कैप्टन पे सारी जिम्मेदारी होती है। आप जैसे अगर अधिकारी होंगे और जिले का हाल बदहाली वहां के लोगों को समस्या होगी, महाकुंभ को क्या समझ रहे हो? कभी कोई अधिकारी बोलता है कि महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, यहाँ से क्या लेना देना? अरे क्या मतलब है यार, कैसे अधिकारी आप लोग हैं? आप लोग को जरा भी तमीज नहीं है। इतने बड़े लेवल पे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम विभूतियां वहां पहुंच रही है, संगम में डुबकी लगा रही है। क्या जिले और प्रदेश और देश का कार्यक्रम है क्या ये? इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी होते हैं ज्ञानेंद्र, उनकी वजह से सरकार की छवि धूमिल होती है। और ऐसे ही अधिकारियों की वजह, बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है, ऐसे अधिकारियों की वजह से जो कहते हैं ना कि जो अव्यवस्था है उसको मौका मिलता है लोगों को करने के लिए। क्योंकि तमाम जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो पूरी तरीके से संजीदा नजर आ रहे हैं। न जाने कितने दौरे उन्होंने महाकुंभ के लिए किए, वो भी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में बैठे रहते हैं एसी कमरे में। उनको क्या मतलब महाकुंभ जाने के लिए? इन अधिकारियों को ना जाने क्या है, ना समझ अधिकारी है, इनको समझ ही नहीं है बिल्कुल। इनके मन में है कि इनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया, इसके बाद ये अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे। ज्ञानेंद्र, ऐसे अधिकारियों से बिल्कुल मत डरिएगा और प्रमुखता के साथ जैसी खबरें आप दिखाते हैं बिल्कुल खबर दिखाइएगा और ऐसे ही दिखाइएगा, बिना डरे, हिम्मत के साथ। और आईबीसी, इनको मैं फिर ये कह दे रहा हूँ, गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ये बताइए।
अगर लास्ट बात मैं कहूँगा, मैंने शुरू से कहा है कि आप प्रतापगढ़ पुलिस सुल्तान पुलिस से सीख ले। मैं कल खुद प्रयागराज पुलिस से सीख ले कि पुलिसिंग कैसे होती है। ना किसी को बदतमीजी करना, ना किसी कोई श्रद्धालु हो, चाहे मीडिया पर्सन हो। हाँ, मीडिया पर्सन मिल जाता था तो एक अलग ही उनका भाव होता था कि हाँ सर आप ऐसे नहीं, अगर आपके पास ना हो तो पूजा करके आप ऐसे, मतलब वहाँ करो से चाहे वो श्रद्धालु हो, श्रद्धालुओं के साथ एक अच्छा व्यवहार वहाँ पे हो रहा था। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस क्या है कि सीधे गर्म जोशी से बात करती है। बात करें तो यातायात तरीके से, यातायात के प्रभारी लोग जिस तरीके से अपना कर्म कर रहे हैं फिलहाल, वो आने वाला वक्त बताएगा। कहा जाता है कि अब देखने वाली बात होगी कि इनके ऊपर गाज गिरती है। एक कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और खासतौर पर आप देखिएगा कि इस पूरे मामले में एक छोटा सा कर्मचारी जो सिपाही रैंक का होता है उसको सस्पेंड किया जाएगा। इन लोगों को कुछ नहीं होगा, ना कोई अधिकारी। वो दूसरे उन छोटे कर्मचारियों के ऊपर अब जो है गाज गिरेगी, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर गाज नहीं गिरी है। ये केवल ज्ञानेंद्र, गाज गिरे ना गिरे, काम कर रहे हैं, किसी का उनको सस्पेंशन सीख लेनी नहीं चाहते। आप अपनी जिम्मेदारियों को सीख लीजिए और जिम्मेदारी को अपना निर्वहन करिए। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। आपके ऊपर गाज गिरे ना गिरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कहने का मतलब है जो लोगों की सहूलियत के लिए जो भी कदम आपको उठाए जाने चाहिए, एक जिम्मेदार अधिकारी और अच्छे ओहदे पर है तो आपको जरूरी है उस कदम को उठाना चाहिए। आपके ऊपर किसी तरह की गाज गिरे, हमारी कोई कामना नहीं है कि आपके ऊपर गाज गिरे, लेकिन आप लोग बड़े को कहते हैं ना कि छोटे लोगों को आप लोग बलि का बकरा बना देते हो और बड़े लोग आसानी से बच जाते हैं। लेकिन सहूलियत जो भी जनता, श्रद्धालु, साधु संत वहां जा रहे हैं, जो लोग भी वहां जा रहे हैं, उसके लिए आप काम कीजिए और आपकी सराहना भी की जाएगी। तमाम लोगों की सराहना की जा रही है अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो। यहाँ किसी से किसी कोई मतभेद नहीं है, मतभेद के हिसाब से खबर नहीं चलाते। लेकिन ये ध्यान रखिए कि खबर दिखाना हमारा काम है, हम खबर दिखाएंगे। और अगर आपको सुझाव से अगर कुछ अच्छा लगे तो उससे सुझाव लीजिए, आप उससे कमेंटबाजी मत कीजिए और हमें मत समझाइए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? जितेंद्र, सॉरी, अखंड जो है बस्ती से दो बड़ी खबर। लेकिन पहली में अगर बात की जाओ तो मैं जो है प्रतापगढ़, जिस तरह ज्ञानेंद्र की बात हुई थी वहां पे, जिस तरह के जो वहाँ के अधिकारी है, आईबीसी को छत्तीसगढ़ का चल रहा है, मैं उस अधिकारी को बताना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश है। बस्ती के डीआईजी, डीजीपी, कमिश्नर, आईजी, एसपी, डीएम, मैं आपसे बता दूं, जो प्रतापगढ़ के अधिकारी इस बात को भूल जाए कि उत्तर प्रदेश में ही जो है आईबीसी 24 यहाँ पे चलता है, उसकी खबर की मॉनिटरिंग होती है। लखनऊ से वहां से रिस्पॉन्स आता है। आप शायद ये जो है आपको जानकारी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप भी अगर जो निगेटिव में किसी खबर में आ जाते हैं तो शायद भी आप भी बच नहीं पाएंगे। कि उत्तर प्रदेश में आईबीसी 24 लगातार जिस तरीके से अपनी खबरों को प्रमुखता से चला रहा है, बाकायदा अधिकारी और जो लखनऊ बैठे जो अधिकारी है उसको ट्वीट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको आंख खोलने की जरूरत है, आपको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। आप अपने चश्मे को जो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में मत मिलाइए, ये उत्तर प्रदेश है। वो आपको खबरों से जो है ना अपने बाहर चला के आपको बता देगा कि ये आईबीसी 24 है और लगातार उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा और जनता के हित में कार्य करता रहेगा। अखंड बस्ती से अगर बात की जाए तो दो बड़ी खबर है। पहली खबर बता दें कि आईबीसी 24 ने खबर चलाई थी नरेगा को लेकर, जिस तरह से मनरेगा में लगातार घोटाला हो रहा था, मजदूरों को लगातार जिस तरह से वहां पे कम मजदूर काम करते थे, ज्यादा मजदूरों की हाजिरी लगा दी। लेकिन कहीं ना कहीं आईबीसी 24 ने इस खबर को चलाया, मॉनिटरिंग हुई। इस खबर पे वहां पहुंचने के बाद पहले तो डीएम साहब ने अपने अधिकारी को वहां पे भेजा। वहां पहुंचने के बाद जब वहां पे गए तो प्रधान जी ने ऐसा काम कर दिया, अखंड किया, सुन के अचंभा पड़ जाएंगे। वहां पे वीआईपी मजदूरों की एंट्री करा दी है। वीआईपी मजदूर मैं अखंड इसलिए कह रहा हूँ कि वो मजदूर थे कि जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उनके हाथ में जो है फावड़ा और कुदार, तमाम तरह के जो उपकरण है खेती किसानी के, वो तो वहां मिल गए, वो उनके हाथों में थे। लेकिन जैसे ही वहां के अधिकारी वहां से जाते हैं तुरंत उनका फावड़ा और जो भी सारे उनके जो उपकरण थे वो साइड हो गए। जो वहां पे जो वीआईपी मजदूर थे वो वीआईपी मजदूर अपने वीआईपी स्थान पे चले गए। अगर इस तरह से जो वहां के प्रधान है, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस तरह से गोलमाल किया कि अधिकारी के पहुंचने के बाद वीआईपी जो मजदूर है वो रफू चक्कर गए। फिलहाल आईबीसी 24 ने इस खबर को फिर चलाया तो दिखाया भी था। फिलहाल कहीं ना कहीं बस्ती के जो डीएम वो एक्टिव मोड पे आ गए हैं। चाहे वो धरातल तो उतर के जिस तरह जहां जहां जो है नरेगा में काम चल रहा है बिना बताए वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी क्लास लगाई जा रही है। क्योंकि अखंड एक बात बता दें कि कल भी एक फोटो वायरल हुई थी नरेगा की साइट पे, जिसमें हुआ था कि वही फोटो दिसंबर में लगी थी और दिसंबर के बाद आज जनवरी चल रहा है और जनवरी में सेम उसी फोटो को अपलोड कर दिया। कहीं ना कहीं एक ही फोटो दो जगह अपलोड हो गई नरेगा के। तो कहीं ना कहीं डीएम ने भी एक्शन लिया, लगातार वो वहां पे पहुंच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं।
को वीडियो को या वहाँ के जो सचिव है सब लोगों को लगातार डांट पड़ रही है कि जिस तरीके से घोटाला पर ये कहीं ना कहीं अखंड वाकई में एक सवाल तो खड़ा हो रहा है, लेकिन गरीबों के साथ इस तरह से उन लोगों के हाथ मजदूर की बात आप जारी है, इस तरह से इस बात को बताना जा सकता है। हमारे दर्शक भी इस चीज को लगातार देख रहे हैं। आज जिस तरह से खबरें आईबीसी ने चलाया है, प्रमुखता से चली है, देखे हैं अधिकारी पहुंचे, ये अखंड बस्ती की पहली खबर थी। जितेंद्र, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जितेंद्र देखिए, खबर जब यहाँ डीएम एक्टिव होता है या अधिकारी एक्टिव होते हैं तो इस तरीके से जो मनरेगा, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का एक गड्ढा बन चुका है, लगातार मनरेगा में तमाम ऐसी खामियां मिलती हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के बातें होती हैं कि लोग प्रधान जो है अपने परिवार के लोगों को ही एंट्री करा देता रजिस्ट्री में और रजिस्टर में एंट्री कराने के बाद उनके नाम पर ही पैसा निकालता रहता है। और तमाम ऐसे कार्य हैं जो काम धरातल पर नहीं होते हैं, कागजों पर होते हैं। तो क्या डीएम साहब ने इसका कोई प्रारूप, कोई मैप, रोड मैप है, कुछ ऐसी चीजें जिसमें दिख सके कि इतने महीनों में इस मनरेगा के पैसे से इतना काम कराया गया या इतना काम हुआ और इतना इसके लिए धन आवंटन किया गया था, इतना धन खर्च हुआ? क्या ऑनलाइन अकाउंट खुल जाने से, ऑनलाइन पैसा चले जाने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? या कुछ दिनों तक एक थोड़ी एक्टिवनेस के साथ हम खबर दिखाते हैं, उस खबर के बाद वहां पर जो अधिकारी हैं वो जागते हैं और जागने के बाद इस तरीके की कार्रवाई करते हैं? क्या ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिस रोड मैप के तहत इस पर लगाम लगाई जा सके और नजर बनाई जा सके? बिल्कुल, बस्ती के जो जिलाधिकारी, मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये चीजें जो है लगातार जो प्रधान है वो अपने रिश्तेदारों को उसमें जो है जॉब कार्ड में उन लोगों को दिला दिया जाता है, नाम उनका डाल दिया जाता है, पैसा उनके खाते में आता है, ये लगातार ठीक है, ये लोग अपनी जगह पर नाम डाल देते लेकिन काम नहीं करते, लेकिन उसका ऐसा कहीं ना कहीं निकल जाता है। बात करना तो किसी का अखंड एक ऐसा बड़ा खुलासा बस्ती में गांव के मिश्र का मामला था जहाँ पे लगभग 150 से 200 जो उसने खाते ऐसे लगाए थे कि जिसके जीरो का खेल, मतलब अब काफी जो है वो चली भी थी उस समय में, सिर्फ जीरो का खेल, यानी जीरो जीरो ने ही जो है बना दिया उस व्यक्ति को, प्रधान को, अमीर। क्योंकि जीरो जो, क्योंकि मनरेगा में सबसे बड़ी एप्लीकेशन की जो खाते में होता है, कहीं ना कहीं जो महत्व काफी ज्यादा है, लेकिन प्रधान जी समझे नहीं, उन्होंने जीरो लगा दिया और जीरो के खेल को उन्होंने हीरो बना दिया। उनके खाते में लाख नहीं करोड़ों रुपए ऐसे आ गए थे। फिलहाल उसकी जांच भी हुई, कुछ पैसे की रिकवरी भी हुई, लेकिन ये जीरो का जो लगातार बनता रहा और चलता रहा भी है। इस बारे में वो जो है बस्ती के डीएम से भी बात की जाएगी कि जो है इस तरीके से जो घोटाले हैं या जिस तरह से मनरेगा में हो रहा है उसके लिए क्या है और किस तरीके से जो इस पे रोक लगाई जाए कि वाकई में जो मजदूर काम करते नहीं है और पैसा उनको उनके नाम से निकल जाता है। ये कहीं ना कहीं वाली सवाल है, इस सवाल पे जिलाधिकारी से जरूर बात कीजिए। अखंड वही अगर मैं बात करूँ बस्ती की दूसरी खबर, बस्ती के नए जो बस्ती के जो एसपी आए हैं, लगातार उन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा भी किया गया है। लगातार अखंड में बात लंबे समय के बाद बस्ती को एक एसपी मिलने है, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, एक सवाल एसपी साहब से भी जाते ही जिस तरीके से तेजी आ गई है, लंगड़ा भी होने लगे हैं, कार्रवाई होने लगी है, गौ तस्कर पे उनका मुठभेड़ भी होने लगा, लगातार लगभग 20 से 22 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। यहाँ ये बता दें कि 7 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल बस्ती पुलिस का गैंगस्टर की बात करने वाली जो अपराधी है, उन लोगों को लगातार अपराधियों में दफा हुआ थी कि लगातार बस्ती पुलिस जो एक्शन में दिख रहा है। एसपी की अपेक्षा बात की जाए तो काफी कार्रवाई बस्ती में देखने को मिल रही है। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, देखिए यही अधिकारी होते हैं और इन अधिकारियों को देखने को काम से मतलब होता है, मीडिया में छाने के लिए नहीं होता और बताने के लिए नहीं होता कि हम ये कौन सा बड़ा चैनल और छोटा चैनल और कहाँ का चैनल है, ये सब बताने के लिए तो यही अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। और लगातार देखा जाता है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से ना सिर्फ अगर अधिकारी चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है, जिले की तस्वीर बदल सकता है, अपराधियों पे लगाम लगा सकता है, लेकिन कुछ अधिकारी बस इसी चीज में लगे हुए हैं कि कहाँ क्या है, कैसे होगा, बस किसी तरीके से हम जाके चरण वंदना करें और पोस्टिंग पा जाते हैं, काम से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से नाम खराब होता है और ऐसे अधिकारियों को, उन अधिकारियों से सीख लेने की जरूरत है कि कैसे काम किया जाता है। आप अपने अगल बगल से सुधार करेंगे, अगर आप उनसे कुछ देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन आपके मन में क्या है, बैठ करके बस चर्चा करनी है, चर्चा फर्जी करनी है, काम की कोई खबर नहीं करनी है। और अगर काम की चीजें करोगे तो आपको अगल बगल से ही मिल जाएगा कि क्या कुछ चीजें अगल बगल हो रही है और हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है भदोही से आज की?
जी अखंड भदोही की अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो भदोही में एक कल देर शाम घटना सामने आया जो भदोही कोतवाली के अंतर्गत ये था। ये मामला था अभयनपुर लखनपुर का। अभयनपुर लखनपुर में एक जो है कि कमरे में बंद पड़ा शव जो है कि नजर आया, जो लगभग 3 से 4 दिनों के जो है कि बीच का घटना है। बदबू आ रही थी जब कमरे से, तो ग्रामीणों को यह जानकारी मिली कि यह इस जो है कि कमरे में कहीं ना कहीं कोई रह रहा था, लेकिन अचानक जो है कि अंदर से दरवाजा बंद रखा है। ऐसा क्या है कि इसको जो है कि जरा सा नजदीक से देखने का जो है कि कार्य किया जाए, तो जब ग्रामीण नजदीक पहुंचे तो बदबू जो है कि तेजी से होने लगी। इसके बाद जो है कि वहां के लोगों ने शिकायत की भदोही कोतवाली में। भदोही कोतवाली से जब जो है कि पुलिस आई, तो उसने जब जो है कि दरवाजे को खोला तो उसमें अर्धनग्न जो है कि पुरुष जो है कि पड़ा था, जिसकी शिनाख्त कर यह जानकारी प्राप्त की गई कि यह रामपुर थाने का जो है कि व्यक्ति जो है कि नजर आया। तो मामला ये है कि भदोही में लगातार ऐसे घटनाएं नजर आ रहे हैं, पुलिस जो है कि सो रही है लगातार। तो यह आखिरकार कब तक चलता रहेगा इस तरीके का कृत्य? आखिरकार भदोही में जब नए नवागत एसपी भी आ गए हैं, पुराने एसपी की भी काफी जो है कि नोकझोंक होती रहती थी पत्रकारों के बीच, लेकिन जब नए एसपी आए तो कहीं ना कहीं यह जानकारी अब जो है कि मिल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो रवैया पुलिस का देखने को मिल रहा है, यह बेहद निराशाजनक है भदोही के लिए। बिल्कुल अभिषेक, सुधार करने की जरूरत है ऐसे अधिकारियों को, क्योंकि जो भी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर बड़ी कमान और बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अपनी जिम्मेदारी को आप सही तरीके से निभाएंगे तो आपका नाम खराब नहीं होगा, और न सिर्फ आपका जिले का नाम खराब होगा, आपका नाम नहीं खराब होगा, बल्कि प्रदेश का भी नाम नहीं खराब होगा। इसलिए अब नए नए आप एसपी हैं, थोड़ी चीजें आपको उसको समझने में देर लगी, लेकिन आपको इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और आपके पास अच्छा खासा अनुभव होगा, तो उस अनुभव का इस्तेमाल कीजिए और कहीं ना कहीं जो लोगों के सामने परेशानी और समस्याएं उनको दुरुस्त कीजिए। अभिषेक, एक और खबर आ रही है कि एक सर्किट बनने जा रहा है और सर्किट में भदोही का भी नाम है। तो ऐसे में एक धार्मिक सर्किट जो उसको लेकर के जरा आईबीसी के दर्शकों को अपडेट कीजिए। जी, दरअसल वह जो है कि धार्मिक जो है कि पैमाने पर जो 7 जनपदों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें भदोही का भी नाम भदोही के नाम का भी जिक्र किया गया, जिसके साथ अगर भदोही की बात करें तो भदोही में इसकी कहीं न कहीं बड़ी महत्वाकांक्षा मिलेगी। भदोही में भी विकास का दायरा बढ़ेगा। जिस तरीके से भदोही में विकास के दायरे को दूसरे नजर से देखा जाता है, यहाँ हमेशा एक जो है नजर से देखा जाए तो विकास के दायरे में विकलांग नजर आता है भदोही। तो अब कहीं न कहीं जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह जो धार्मिक केंद्र के रूप में जो 7 जनपद का चयन किया गया है, यह जो है कि भदोही के लिए कहीं न कहीं अच्छा साबित होगा। जी, अखंड। बिल्कुल अभिषेक, दूसरी और बात भदोही ये के कि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी इसको माना जा सकता है। भदोही में अगर देखो, जी अखंड, ये भदोही की अगर मैं बात बताऊं तो भदोही में भी रामचरितमानस में भी उल्लेख, भदोही का रामचरितमानस में भी उल्लेख किया जाता है। जिस तरीके से आप जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे, सीता जो समाहित स्थल है वो भदोही में ही है। सीतामढ़ी क्षेत्र है। सीतामढ़ी में माता सीता जो है कि समाहित हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु राम की भी अगर देखा जाए तो पैतृक स्थान माना जा सकता है भदोही को भी। जी बिल्कुल अखंड। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल अभिषेक, धर्म की नगरी और एक आस्था से जुड़े हुए विषय पर लगातार सीएम योगी आगे बढ़ रहे हैं और इससे ना सिर्फ आस्था के विकास को माना जाए, बल्कि ये माना जाए कि इससे भदोही के विकास को भी गति मिलेगी और तमाम जो ये वाराणसी है, प्रयागराज है, इनको भी गति मिलेगी। और ये जो कदम है, ये कदम पूरे प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आगे बढ़ रहे हैं और नई नई योजनाओं के साथ पूरे प्रदेश के विकास और कायाकल्प के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको प्रदेश को गति मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।